ठीक है बेटा। Recording in progress. तो एमडी कैट केमिस्ट्री का बहुत ही अहम चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। एमडी कैट केमिस्ट्री हो या ई कैट केमिस्ट्री, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को कहीं से भी फरामोश नहीं किया जा सकता। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सही है, हम बात करते हैं किसके बारे में? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेटा। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड उसका रेट कैसा होगा, किस मैकेनिज्म को रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, और साथ में एक और चीज भी बेटा हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और वो है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सही है, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीजों को कहां पर पढ़ा जाता है? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। क्या यार, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मकसद क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, change in concentration of reactant or product per unit time। सही है, change in concentration of reactant upon product per unit time। डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड डेल्टा टी का मतलब होता है उस प्रोसेस के दौरान आने वाला टाइम या कंज्यूम होने वाला टाइम। किसके बराबर होता है? रेट के बराबर होता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब। टाइम की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है सेकंड। मोल पर डीएम क्यूब को मोलर भी लिख सकते हैं और सेकंड की जगह एस, तो ये आ जाएगा मोलर डॉट सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मोल डॉट डीएम इनवर्स क्यूब डॉट सेकंड इनवर्स। पास्ट का एमसीक्यू है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट बताइए, तो मोल डॉट डीएम क्यूब इनवर्स डॉट सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। सही है भाई, क्लियर हो गई बात? अच्छा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सर अभी कितना पढ़ा दिया आपने? थोड़ा लेट, अभी अभी स्टार्ट किया भाई। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो गई। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है भाई, इसमें हम बात करेंगे रेट एक्सप्रेशन की। अभी हम बात करेंगे किसकी? रेट एक्सप्रेशन की। आया ये रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? ठीक है, रेट एक्सप्रेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। जब किसी रिएक्शन को रेट लॉ के लिहाज से लिख दिया जाए
तो उसकी वो लिखी गई शक्ल रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि आया रेट लॉ क्या है, तब पता लगेगा ना भाई कि रेट लॉ कैसे बोलता है लिखने के लिए रिएक्शन को। जब हम उसके लिहाज से लिख देंगे तो वो रेट एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ हम किसे कहेंगे जी भाई, किसी को पता है रेट लॉ किसे कहते हैं? जी भाई रेट लॉ किसे कहते हैं? नहीं पता। रेट लॉ का मतलब होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी जो रिएक्शन का रेट होता है वो उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब इस पे रेट एक्सप्रेशन अप्लाई कीजिए, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर जो आपके पास के है, के बेटा रेट कांस्टेंट कहलाता है। के क्या कहलाता है बेटा? रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है बेटा, तो वैसे तो ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होने की वजह से रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो सकती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहली बात इसको आप डिटरमाइन जो है वो कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट के जरिए से। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी आपके पास फ्रिक्शन के अंदर नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो बेटा आपके पास है, इसकी वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3 हो सकती है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन को जो उनका ऑर्डर लिया जाएगा वो 0 कंसीडर किया जाएगा, इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन को 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर 0 हो। ठीक है, इसी तरीके से किस रिएक्शन का ऑर्डर किस रिएक्टेंट का ऑर्डर हम 0 कंसीडर करेंगे? ऐसा रिएक्टेंट, सही है, ऐसा आपके पास रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। ऐसा रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आपने लेमन जूस लिया हाफ कप, उसको आपने डाला 1 टैंक पानी में, तो पानी की जो कंसंट्रेशन में तब्दीली आएगी उसे हम फरामोश कर देंगे, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट जो हमने डाला है वो उस प्रोडक्ट के जो आपके पास हमने रिएक्टेंट डाला है, ठीक है, किसमें डाला है? पानी के अंदर। मतलब जो सॉल्यूट डाला है जिस सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो जो दूसरा रिएक्टेंट है पानी, जिसके साथ पहला रिएक्टेंट लेमन रिएक्ट करेगा, तो पानी चूंकि इतना ज्यादा मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसमें से 150 180 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में अगर चेंज आएगा तो हम उस कंसंट्रेशन को इतना कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो बेटा आपके पास दूसरी चीज है, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, ऊपर वर्बली बता देता हूं। चेंज इन कंसंट्रेशन, द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन। मतलब एक रेट एक्सप्रेशन में जब वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होगी, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ molecules that are
taking part in a chemical reaction. टोटल कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बताई कि रेट एक्सप्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होगी उसे कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती. मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आप थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है. इसी तरह से जो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 1 से और चलती चली जाएगी इनफाइनाइट तक. सही है. अब आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रेट बराबर है रेट कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर पावर लगी हुई है 1. अभी आपने पढ़ा रेट की यूनिट क्या होती है? मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स. रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट होती है आपके पास मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि मोलर. दोनों साइड्स पे मोलर है, कैंसिल हो गया. रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स. मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, मतलब ऐसे रिएक्शन जिनका ऑर्डर सेकेंड होगा, तो वो दो तरह के हो सकते हैं जिसमें रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके ऊपर पावर लिखी होगी 2. या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रेट बराबर हो सकता है रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, और दोनों रिएक्टेंट के ऊपर पावर लगी हुई है 1. तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? दोनों जो वैल्यूज है 1 और 1 इनको ऐड कर देंगे तो 1 + 1 आंसर इज 2. ठीक है. तो ये दोनों फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी. तो खैर रेट की यूनिट होती है बेटा मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स. रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है और ये है मोलर स्क्वायर. तो मोलर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ मोलर के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा. तो के बराबर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स अपॉन मोलर. मोलर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा आपके पास मोलर इनवर्स डॉट सेकेंड इनवर्स. ये सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट है. ठीक है. थर्ड ऑर्डर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर पावर होगी क्यूब. अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक के ऊपर 2 और दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर पावर 1 भी हो सकता है. खैर अल्टीमेटली मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू के ऊपर, मतलब मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी हुई उसकी वैल्यू आ गई 3. सही है. तो ऑर्डर कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो रेट की यूनिट क्या होती है? मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स बराबर है रेट कांस्टेंट और ये है मोलर क्यूब. मोलर से मोलर क्यूब कैंसिल, यहाँ बचा सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट, यहाँ बचा मोलर स्क्वायर. रेट कांस्टेंट अपनी जगह पर, सेकेंड इनवर्स डॉट मोलर के ऊपर पावर इनवर्स स्क्वायर. ये हो गया यूनिट रेट कांस्टेंट का थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो रेट कांस्टेंट की यूनिट ये भी पास्ट में एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी है, ये भी पूछी जा चुकी है. सही है भाई. ये रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हमने आपको बता दी. अब रेट कांस्टेंट की यूनिट के बाद ऊपर मॉलिक्यूलरिटी भी डिस्कस हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस हो गया, रेट लॉ भी डिस्कस हो गया, रेट एक्सप्रेशन भी हो गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे भी बात हो गई. तो रेट से रिलेटेड डिस्कशंस तो हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गई. ठीक है. अब इसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन.
Is there anyone who have a syllabus? जी मोलर जो है वो मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है. Is there anyone who have a syllabus of this chapter regarding the MD-CAT? You can paste it in a comment section. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की. दो तरह का रिएक्शन होता है. कुछ रिएक्शन का नेचर होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं. कुछ रिएक्शंस हमारे पास एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड मैनर में प्रोसीड करता है. अब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो बढ़ जाएगी. रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का मकसद है प्रोडक्ट बनाना. रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का मकसद है प्रोडक्ट बनाना, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड जाएगा. और बैकवर्ड जाने का मकसद है कि प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, तो इसका मतलब रिएक्टेंट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. इससे प्रोडक्ट से. जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा होता है. उल्टा होने का मतलब कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, कब एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी. फेवरेबल कंडीशन देने का मकसद है जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाने की तरफ, और नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी. सही है. जबकि अगर मैं कहूं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कब बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने का मकसद है कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन दी. अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया. तो बढ़ाने का मकसद है कि प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होने लग जाएगा रिएक्टेंट में. सही है. तो दैट मीन्स रिएक्टेंट फॉर्म्स फ्रॉम प्रोडक्ट. सही है. पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर. सही है. दूसरा फैक्टर है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमेशा रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगी. जबकि अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को अगर आप बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने डिक्रीज कर दिया तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करने से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी आ गई तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होने लगेगा रिएक्टेंट में. सही है. तो मजीद रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा. किससे बनना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम द प्रोडक्ट. इसी तरह से अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो प्रोडक्ट में कमी आने की वजह से ज़्यादा जल्दी आप प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा ताकि जो कमी आई है वो पूरी हो जाए.
दैट मीन्स कि जो रिएक्शन है वो कहाँ चलना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड मैनर में, और फॉरवर्ड मैनर में चलने का मकसद है मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सही है। कंसंट्रेशन टेम्परेचर के बाद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है भाई, कैटलिस्ट जो होता है बेटा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सही है। कैसे बढ़ाता है, टाइम कंजम्पशन की वैल्यू को कम कर देता है, और ये वो कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। लेकिन खुद जो कैटलिस्ट है वो इट सेल्फ यूटिलाइज नहीं होता। इसके बाद प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने से हमेशा रिएक्शन मूव करेगा उस डायरेक्शन में वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, या प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ प्रेशर को कम करोगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो आप प्रेशर को बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मैनर में प्रोसीड करेगा, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। प्रेशर को कम करने से जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड चलना शुरू होगा एंड मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म। ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ, आई होप सो क्लियर। अच्छा भाई, इसके बाद जो है वो कंसंट्रेशन की बात हो गई। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से जो रिएक्शन का रेट होता है वो बढ़ जाता है, कम टाइम में प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसकी एग्जांपल होती है कि पानी को ज़मीन पर फैला दो तो पानी जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, जबकि वही पानी एक ग्लास अगर आप अपने बॉटल में रखे रहो तो वो उतने जल्दी एवापोरेट नहीं होगा जितने जल्दी उसको फैला देने से वो एवापोरेट हो जाएगा। सही है। क्लियर हो गई भाई बात। ये चैप्टर इंतहाई छोटा था चैप्टर था। ये चैप्टर क्या था, इंतहाई छोटा था चैप्टर था। अच्छा एक चीज और, रेट का जो ग्राफ है ना, एंजाइम वो जो ग्राफ है उसको भी देख लो भाई। अब ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ में हम बनाते हैं चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एक्स एक्सिस पर लिखते हैं एक्टिविटी टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकंड, और वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं एक्टिविटी। जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, सरफेस एरिया डिक्रीज करने से रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिविटी, अब जैसे मोलर सॉरी एक्टिविटी लिख रहा हूं मैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखना है यहाँ पर मुझे। अरे इरेजर, मुझे यहाँ पर लिखना है मोलर कंसंट्रेशन। टाइम टू टाइम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी और डिक्रीज होते 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सही है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली टाइम के लिहाज से डिक्रीज होता चला जाएगा, जबकि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सही है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, ड्यूरिंग द रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज।
कोई इक्विलिब्रियम इसमें स्टैब्लिश्ड नहीं होगा। ये वो पॉइंट होगा जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर होगी। लेकिन इसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, रिएक्टेंट की कम होने लगेगी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। आपके एमडी कैट के सिलेबस में इस चैप्टर को इतना ही लिखा गया है और आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए इस चैप्टर को इतना ही पढ़ना है। इसमें ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला टॉपिक है, आप लोग बड़े हैरान हुए होंगे कि इसमें मैंने कहीं पर भी एमसीक्यू का नाम नहीं लिया। सही है, आप लोग बड़े हैरान होंगे कि मैंने एमसीक्यू का नाम कहीं पर भी नहीं लिया, लेकिन हैरान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एमडी कैट के सिलेबस में अब तक पूछे जा चुके हैं। सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, नहीं बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इररिवर्सिबल रिएक्शंस की बात हो रही है। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की बात होती है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की कोई भी बात नहीं होती। समझ गए भाई बात को? ठीक है। अच्छा, पास्ट में इसके जितने भी एमसीक्यू है पास्ट के, उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पास्ट के एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए ताकि आसानी जो है वो आप मजीद चीज़ें भी इसकी कर सकें। सर ग्राफ दिखा दें? दिखा देता हूँ। लेक्चर आप लोगों को वीडियो जो है वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। अभी तो नहीं होगी, मतलब शेयर हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी कुछ भी मिस किया है तो वो मिल जाएगा आपको। मैंने नीचे कर दिया भाई, अभी ये खुद ही आ जाएगा नीचे। इंटरनेट चेंज किया तो इस पर थोड़ा सा भी हैंग होगा। एक मरतबा शुरू से लास्ट तक स्लाइड से बेटा सबर कर लीजिए, सबर कर लीजिए। मैंने आपके सामने ये कर्सर ऊपर नीचे कर रहा हूँ, स्लाइड ऊपर नीचे नहीं जा रही। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा रुक जाइए या वेट कर लीजिए। ग्रुप के ऊपर मैं डायरेक्टली जो है वो इसका पीडीएफ ही भेज देता हूँ। सही है, कोई मसला नहीं है। आप लोग ग्रुप पे वेट कीजिए, मैं इंशाल्लाह इसका पीडीएफ डायरेक्ट डाल देता हूँ ग्रुप पर। सही है, ये कर लेते हैं। तमाम स्लाइड्स देख लेना वहाँ पर। चलो भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स भी यहाँ पर आकर के आपका ख़त्म हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और उस क्लास से फिर हम जो है वो अनदर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके पास के एमसीक्यू सॉल्व कर लेना भाई। कोई एमसीक्यू ना समझ आए तो फिर ग्रुप में पूछ लेना। जज़ाकल्लाह खैर, अपना अपना ख्याल रखें भाई, दुआ में याद रखें। अपना अपनी जान और माल की हिफाजत कीजिए। रोड पर निकलने से थोड़ा गुरेज कीजिए, तकरीबन अभी से लेकर के बुध के दिन तक। वरना वही होगा कि 5:30 बजे जैसे मैंने क्लास लगाई, मैंने कहा कि 5:30 बजे शुरू करूँगा, जबकि मैं पहुँचे घर पे 6:02 पर। ठीक है, तो भाई अपना अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफ़िज़। ये बच्चा कौन है?